अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला अपने पास क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? ऐसा तो नहीं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी ना लगाएं, ना लगाएं। बताओ अच्छा क्या लगाएं? हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ। हाँ तो क्या मोल निकाल रहे हैं? हम समझ रहे थे। अरे वो तो मोल निकालने का फार्मूला है ना। एसटीपी बोलने का मतलब मेरा क्या है? एसटीपी बोलने का मतलब है हमने आपको टेम्परेचर दे दिया, हाँ, प्रेशर दे दिया, ये हमारी कंडीशन है एसटीपी का बोलने का। जब एसटीपी पे आपसे वॉल्यूम वो नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो वी अपान वीएम लगाते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो जाते हैं, है ना? और यहां हमें क्या करना है? यहां मोल थोड़े ना निकालने जा रहे हैं, यहां हम क्या निकालने जा रहे हैं? डेंसिटी। क्लियर है? पता लगेगा भी एसटीपी पे इसको लगाना ही भूल गए। क्लियर है? जब एसटीपी ना दे तो नंबर ऑफ मोल्स इससे निकालते हैं, और हम क्या निकालने जा रहे हैं? डेंसिटी, ना कि मोल। ठीक है? अच्छा बताओ, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? पीवी इक्वल टू, आप बताओ ये मोल को क्या लिख सकते हो? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो, और इनटू आरटी। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, इस मास को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? V इंटू डी से, है ना? तो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू V इंटू डी अपान मॉलिक्यूलर वेट और इंटू आरटी। अब आ जाओ डेंसिटी के बराबर कर लो। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से बताओ। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। पीवी अपान आरटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब डेंसिटी हमको किसकी चाहिए? H2 की। अच्छा बताओ, एसटीपी बोल के प्रेशर कितना दे गया? प्रेशर कितना? 1 एटीएम, है ना? क्लियर है? अच्छा वॉल्यूम कितना रखें? कितना वॉल्यूम कितना रखें? नहीं ये बात गड़बड़ा जाएगी। 1 कैसे रख देंगे? अब देखो, अब हमको तो डेंसिटी मालूम करनी है ना, तो हम किसके सहारे से जाएंगे? हाँ यही मुद्दे की बात है। आंसर इज पॉइंट 0 ना। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ले दुखे खत्म हो गया। हाँ तो तुम जोर से नहीं कहे थे, दुख खत्म हो गया। समझ में आ रहा? हाँ खत्म करो इसको, दुख को। टी आर टी मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा देखो, एक ही भी लिखा था, दूसरा लिखा होता तो यूं ही कट गया होता। नहीं समझे? अच्छा अब तो सारे दुख खत्म हो गए, सारे दुख खत्म। आपको देखो प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है, आर का वैल्यू तुमको याद है कितना? 0.0821 याद है। टेम्परेचर कितना है? 273। प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। मॉलिक्यूलर वेट H2 का कितना होता है? 2। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो बेटा, सही सही कैलकुलेशन करना। इसके बाद अगले टाइप का सवाल लिखे, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आ ही जाएगा। ये है आपका डेंसिटी किसकी है? H2 की। कैसे निकालेंगे? 1 अपान 0.0821 इंटू 23273 और इंटू ऊपर कर दो 2। इसका कैलकुलेशन कर लो, यही है आपकी डेंसिटी। और डेंसिटी ये आएगी किस में? बता बेटा।
0.09। चलो कल को कहते अपने भरोसा है नहीं है। चलो अच्छा अगला लिखो, अगला टाइप का सवाल लिखो। 0.09। चलो अच्छा इसका कैलकुलेशन कर लो। चलो अच्छा अगले टाइप का सवाल लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, calculation of average atomic mass when percentage of isotope, when percentage of isotope of an element are given। लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास when percentage of isotope of an element are given। ठीक है। अच्छा आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक क्या हो, जिसका एटॉमिक नंबर कैसा हो, सेम हो। ठीक है। अच्छा जैसे मान लो ये कोई एक एटम है, मान लो ये एटम क्या है, मान लो एक्स कोई एटम है, इसके मान लो ये 3 आइसोटोप है ना, और इनका कुछ जेड दिया गया है और इनका एटॉमिक मास दिया गया है। तो मान लो इसको हमने कहा A1 A2 A3, इसका मतलब क्या है, हमने तीनों का एटॉमिक मास क्या कर दिया, अलग अलग, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या रखा है, सेम। एग्जांपल बनाओ। अच्छा आइसोटोप में क्या सेम होता है, देखो एक ही चीज रटा करो, या तो सेम रट लो या तो डिफरेंट रट लो, दोनों मत रटा करो। तो हम लोग क्या रटे हैं, सेम। अच्छा बताओ हमने आपको आइसोटोप पढ़ाए, आइसोबार पढ़ाए, आइसोटोन पढ़ाए, आइसोडायाफर पढ़ाए, आइसोस्टर पढ़ाए, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाए। अब बताओ आइसो में और कौन बच रहा है, कोई नहीं बच रहा। सबसे ज्यादा सवाल किससे बनता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से, सबसे ज्यादा सवाल आज तक पूछा गया है। क्लियर है। अच्छा आइसो डायाफर क्या होते हैं बताओ, N-P, जिसका क्या हो क्या हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जिसमें सेम हो, वो लोग आपस में क्या कहलाते हैं, आइसो डायाफर्स, है ना। तो चलो लिखो बेटा आगे, लिखो फार्मूला लिखो। तो एवरेज एटॉमिक मास जहां पे आपने लिखा उसको लिख लो ए बार, इसको कभी हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए बार। ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहां लिखना x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 और प्लस जो और आपका मन करे, मान लो और ज्यादा दिया हो, ठीक है, अपान x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन। लिख लो इसको। अब एक सवाल हो जाए इसी पे। अच्छा ये x1 x2 x3 ये क्या है, ये परसेंटेज है। जैसे हमने इसका कुछ परसेंटेज मान लिया तो x1 हो गया। अच्छा x1 को x1c कैसे लिख दें। अच्छा इस x1 से कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि हमने यहां एलिमेंट भी x लिया है, अब कंफ्यूज हो जाएं, है ना। इसका क्या, इसका परसेंटेज कुछ दिया होगा, इसका भी परसेंटेज कुछ दिया होगा, इसका भी परसेंटेज कुछ दिया होगा। बेटा ये x से कंफ्यूज ना होना, हमारा यहाँ x परसेंटेज है और ये x एलिमेंट है ना। नहीं तो हम भैया यहां बदल दे, इसको कुछ और कर दें, m कर दें। मान लो कोई क्या है, चलो अच्छा उसको m लिखो, पता लगे घर में गए कहे ये x ना समझ में आ रहा है ये क्या है, क्योंकि हमने x एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट किया, आइसोटोप को भी x ही लिख दिया और परसेंटेज को भी x लिख दिया, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो यहां ये लिख लेना, ये आपका देखो, ये आपको दिया होगा जो परसेंटेज इसका, वो ये x1 है,
ये x2 है और ये बेटा x3 है। समझ में आया? यहां इनको mm कर लो, नहीं तो x से बेटा कंफ्यूज हो जाओगे और फिर दूसरे से पूछोगे वो डबल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इनको, हाँ, बड़ा समस्या है, सोचना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ा ना जाए मामला। समझ में आ गया? अब ये सवाल समझ में आ गया? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये सीधा फार्मूला है। बातें ना करो बेटा, बातें ना करो। बहुत बढ़िया सवाल है, लिखो लिखो एन एलिमेंट एक्स, लिखो बेटा एन एलिमेंट एक्स has the following isotopic composition, has the following isotopic composition, isotopic composition। ठीक है, तो यहां पे उसी सवाल के आगे लिखना, यहां पे 3 एलिमेंट दिए गए हैं, ये 3 आइसोटोप हैं, किसी एक एलिमेंट के ये 3 क्या हैं? आइसोटोप हैं। इसका एटॉमिक मास क्या दिया गया है? 200। ठीक है, और ये है कितना? 90%। इसका एटॉमिक मास दिया गया है 199 और इसका परसेंटेज दिया गया है बेटा 8%। इसका एटॉमिक मास दिया गया है 202 और इसका परसेंटेज है, वेरी गुड, जोड़ दिए। हाँ, और क्या, अभी कोई, हाँ लिखो, अच्छी बात है, लिखो द वेटेड WEIGSTED, the weighted average atomic mass, the weighted weight समझ रहे हो ना? WEI है ना, GSTED, average atomic mass of the naturally occurring OCCURING naturally occurring element X is closest to। यदि आपने ये सवाल देखा होगा, हाँ, तो देखो ऐसे सवाल में एक आप जुगाड़ समझ लिया करो, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा उसी के क्लोज एवरेज एटॉमिक मास होगा। अब जो भी आए लिखो, अब लिखो, सवाल लगाओ। अच्छा, हमने जुगाड़ क्या सीखा? बोलो, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा एवरेज एटॉमिक मास उसी के आसपास होगा, और उससे बहुत दूर हो तो वही आंसर सही कर दो। हाँ, जो आए कैलकुलेशन करो। अब तो सवाल आपके सामने है। आ गया? कितना आया? 199.96। तो किसके क्लोज है? 200 के, है कि नहीं? हाँ, फार्मूला हमने क्या लगाया? एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एकदम एग्जैक्टली आंसर दिया हो तो अच्छी बात, और ना दिया हो तो जुगाड़ तो मालूम आपको हो ही गया। जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा दिया होगा यानी आंसर इसी के आसपास होगा, बिल्कुल इसी के क्लोज होगा आंसर। तो ये सवाल गलत होने का चांस 0% होता है, क्योंकि इसमें आंसर आपको पहले से मालूम होता है। क्लियर है? आपने क्या किया? x1 a1 और प्लस x2 a2 और प्लस x3 और a3। अच्छा, ये क्या है? ये सबके परसेंटेज हैं। ये क्या है? सबके परसेंटेज। और ये सबके क्या है? एटॉमिक मास। और नीचे क्या रखोगे? x1 प्लस x2 और प्लस x3। अच्छा, ये कितना गया है? 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 199 प्लस
2 इंटू 202 अपान, ये देखो ये अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेना। और x1 कितना है बेटा, अरे सीधे अपान 100 भी कर सकते हो, क्योंकि सबका क्या होगा जोड़ 100 ही होगा। हाँ तो मन करे तो इसको 100 मान लिया करो डायरेक्ट। क्लियर है? तो ये आंसर कितना आएगा 199.96, ये सबका आ रहा। तो ये किसके बराबर, लगभग बराबर है। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ऐसा सवाल आ जाए तो फिर क्या पूछना है ना, जिसका आंसर हमको पहले से मालूम हो। अच्छा अगला सवाल हो जाए इसी बात पे, बहुत ही लाजवाब सवाल है। बोरान हैज, लिखो बोरान हैज, लिखो बोरान हैज बेचारा 2 स्टेबल आइसोटोप। लिखो बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। बोरान 10 एंड बोरान 11। बोरान 10 और बोरान 11 ऐसे लिखेंगे। बोरान 10 और इसका परसेंटेज 19%। बोरान 11 इसका कितना हो जाएगा 90-100। ठीक, ठीक है, इतना प्रतिशत। लिखो आगे सवाल पूरा करो। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान in the periodic table, in the periodic table। अच्छा बताओ आंसर किसके क्लोज होगा, 11 वाले देखो। हाँ आंसर कहां होगा, आंसर इसके आसपास होगा, 11 के आसपास आंसर होगा। 10.881, वेरी गुड। अच्छा ऐसे सवाल लगाने में आनंद नहीं आता है, ऐसे सवाल गलत होने का चांस 0%, और जिसका ये भी गलत हो जाए, समझ में रहा। तो उनको होम साइंस दिलाओ। होम, अच्छा होम साइंस में क्या पढ़ाया था, पकौड़ी कैसे बनाएं। हाँ चलो अच्छा देखो, अच्छा इधर इधर देखो, इधर देखो। अब अपनी अपनी बातें नहीं देखो, इधर लिखो बेटा x1 और प्लस x2 दो ही लोग है ना, इतना ही बड़ा फार्मूला रखो। ये कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज क्या है, ये x1 है बेटा। और इसका परसेंटेज ये क्या है x2, और इसका मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक मास कितना है ये, और इसका एटॉमिक मास ये। तो 19 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, प्लस 81 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से। अपान सीधे नीचे 100 कर दो। चलो नीचे 100 कर दे रहे हैं। अब ये 100 समझ में आ गया ना, क्योंकि टोटल जोड़ कितना होगा 100 ही होगा। आंसर बताओ 190 ये हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 891 और अपान 100, इसको जोड़ो 1081 अपान 100, तो 10.81। तो किसके क्लोज है 11 के। क्लियर है? अब तो ये सवाल लगा लोगे। चलो दूसरा लिखो इसी पे, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, दूसरा लिखो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरी हेडिंग डालो, सबका एक एक दो दो सवाल लगवा दें, इसी टाइप के सवाल होंगे। 100 सवाल लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल भी। लिखो दूसरा हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड। क्लियर है? क्या हमने सवाल आपको बताया? हेडिंग बताओ बेटा। जैसे आपसे कहा गया एक मॉलिक्यूल किसका है? यूरिया का है। बोला गया बताओ इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना है ना? ऐसे सवाल। तो यहां पे लिखना परसेंटेज एलिमेंट इक्वल टू उनका मास अपान सबका मास, ठीक है? और उनके नंबर लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? उनका मास इनटू उनके नंबर इनटू 100। दिस इज द फार्मूला। उनका मास इनटू उनके नंबर अपान सबका मास इनटू 100। लिखो। चलो सवाल लिखो। क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कॉमा कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन इन यूरिया, इन यूरिया, इन यूरिया। क्लियर है? यूरिया का फार्मूला आजकल क्या चल रहा है? NH2CO NH2। इनका सबका यदि जोड़ करोगे तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 60। फिर जुड़वाएं क्या? 50 बार जुड़वा चुके इसको हम। मॉलिक्यूलर मास इसका क्या क्या होगा? अच्छा देखो, आपसे पूछा गया है परसेंटेज नाइट्रोजन, तो आपके पास फार्मूला क्या है? बताओ, ये परसेंटेज एलिमेंट का ही तो फार्मूला है। अरे ये नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ये पूछा गया है कि यूरिया के अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन एलिमेंट का है, कितना कार्बन का है, कितना ऑक्सीजन का है और कितना हाइड्रोजन का है ना? तो नाइट्रोजन का हमें निकालना है परसेंटेज। तो हमने आपको जुगाड़ कैसे किया? उनका मास, उनका किनका? नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 इनटू उनके नंबर। अब बताओ नाइट्रोजन इसमें नंबर इसके कितने हैं? यूरिया के अंदर नाइट्रोजनों की संख्या 2 अपान सबका मास कितना है? 60 इनटू 100। ये उड़ा दिया। क्लियर है? ये हो गया 3। ये क्या हो गया? 140 अपान, तो बताओ 46.6%। अब सारे लोग बाकी के निकालें। अच्छा ये जुगाड़ समझ में आया? उनका मास इनटू उनके नंबर अपान सबका मास इनटू 100। ठीक है? अच्छा उनका किनका? नाइट्रोजन का। जिनका निकाल ले हो उनका मास यहां रखना। क्लियर है? उनका मास कितना है? नाइट्रोजन एलिमेंट 14 ग्राम। उसके बाद उनकी संख्या कितनी है? 2। बताओ यूरिया में नाइट्रोजन कितने हैं? 2 और अपान सबका मास यानी पूरी यूरिया का मास कितना है? 60। अगला लिखो परसेंटेज, दूसरा क्या बोला था? परसेंटेज कार्बन। अब इनका मास कितना है कार्बन का? 12 और इनके नंबर कितने हैं? बताओ इसका कितना नंबर है? बस 1 है। इंटू 1 अपान 60 और इंटू 100। इसको काट दो सीधे 5, इसको काट दो 20, तो ये कितना आएगा? 20%। ठीक है? अब बाकी ना कर पाओ तो बहुत बेइज्जती की बात है। अच्छा पूरे हम लगाएं यहां पे, है ना? परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल लिए हो। अच्छा बताओ
परसेंटेज हाइड्रोजन आप निकाल दो, परसेंटेज ऑक्सीजन आप निकाल दो। परसेंटेज हाइड्रोजन कितना आया? 6.66। अच्छा इस ऑक्सीजन बताओ बेटा, 20.6। ठीक है, सब जोड़ लोगे तो 100, मतलब ये सबको जोड़ लोगे तो क्या आएगा? 100। अच्छा ये बताओ सब लोग निकाले हो नहीं निकाले हो? अब ये हमने यदि इतना सरल आपको फार्मूला बता देने के बाद भी तुम्हें ना समझ में आए, उनका मास किसका मास? जिसका निकाल ले उसका मास, अपना मास ना रख देना। ठीक है। अच्छा ये दो जो हमने लिखवाए नहीं डायरेक्ट आंसर दे दिया, ये शायद तुमसे ना लग पाए, और ना लग पाए ना तो आज थोड़ा सा पानी लेना। हाँ ठीक है, और उसे हम धड़ाम से कूदना। ठीक है चलो। अच्छा इसी बात पे एक और धुआंधार सवाल हो जाए। कैसा सवाल? चलो अगला सवाल लिखो। लिखो हीमोग्लोबिन कंटेन, लिखो हीमोग्लोबिन, लिखो जल्दी से लिखो बेटा। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25%। इसके पहले जीरो बोलने में टाइम खराब होता है। लिखो 0.25%। अब इसको हम 0.2 क्यों बोले? हाँ लिखो 0.25%। हाँ लिखो, देखो देखो क्या है। अच्छा चलो यह मौज आ गई है। लिखो हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन Fe by mass, by mass, by mass, full stop. The number of iron atoms, the number of iron atom in one molecule of hemoglobin, the number of iron atom in one molecule of hemoglobin is 4, is 4. Then calculate molecular weight of hemoglobin, then calculate molecular weight of hemoglobin. ऐसा सवाल देखा तो होगा, ये नीट में सवाल आ चुका है। और देखो कितना सरल सवाल है, 10,400। इनका आंसर आया 10,400। इनकी बातों पे तब तक भरोसा ना करना जब तक हम बोल न दें कि हाँ यही होगा। हाँ लेकिन इनका आंसर ये निकला है, ये अच्छी बात है। इतनी जल्दी निकला इसका मतलब इनको पहले से पता था। हाँ क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा समय तो लगता। कैलकुलेट किए हैं, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा आ गया है, इतना मैं कहूंगा। उनका बहुत कम आ गया है। अच्छा तुम वहां कहां पहुंच गए? हाँ तो यहां आगे बैठा करो ना। हाँ आगे बैठा करो, आगे बैठा करो, यहां आगे तुम बैठा करो। क्या हो गया बैठने क्या? हाँ चलो अच्छा सवाल लगाओ, सब लोग सवाल लगाओ। आयरन का एटॉमिक वेट होगा 56। अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पे सवाल लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला यही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो वहां परसेंटेज एलिमेंट आपको दिया है 0.25। पढ़ो सवाल में, जरा ध्यान से पढ़ो। परसेंटेज एलिमेंट कितना दिया है बेटा? सवाल में देखना है, इधर ही देख रहे हो कंटिन्यू।
सवाल में देखो दिया है, परसेंटेज एलिमेंट ये दिया है। अच्छा, उनका मास, किनका मास, हीमोग्लोबिन का, उनका आयरन का मास कितना है 56, यहां रख दो। उनकी संख्या, आयरन की कितनी संख्या है 4, यहां रख दो। अपान क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, यही क्या है, सबका मास। और सबका मास किसका मास है, हीमोग्लोबिन का मास। यहां सबका मास रखोगे ना, सबका मास, और सबका मास का मतलब किसका मास, हीमोग्लोबिन का मास, यही निकालना है। और इंटू क्या करोगे 100, सवाल खत्म। आया ये सवाल समझ में, सवाल को फिर से पढ़ो, आंसर बताओ बेटा। हाँ, 89,600 ये है करेक्ट जवाब। आया सबका। अच्छा बताओ, इसी सेम फार्मूले का सवाल था कि नहीं, बस तुम्हें यह समझना था। अभी तक हम परसेंटेज एलिमेंट निकालते थे, उधर उसने हमको सवाल में परसेंटेज एलिमेंट दे दिया है ना। अच्छा बताओ, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 4 Fe के एटम होते हैं, है ना। तो बताओ, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की, आयरन के अंदर हीमोग्लोबिन, बताओ। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, पक्का। तो सबका मास मतलब हीमोग्लोबिन का मास, उनका मास मतलब यह है एलिमेंट, इनका मास। अरे नीचे किसका मास रखते हो, सबका मास। सबका मास किसका मास, हीमोग्लोबिन का मास। इस हीमोग्लोबिन के मास के अंदर ही मौजूद है किसका, आयरन। कितना आयरन, एक हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन को अपने ऊपर लाद के चलता है, कितना 4। अच्छा, हीमोग्लोबिन का कोर किससे बनता है, अरे इन्हीं एलिमेंट्सों से बनता है, आयरन से। इसी से तैयार होता कि नहीं होता है ना। अच्छा, साइनोकोबालामीन, है ना, कौन सी विटामिन, B12, कौन से काम में आती है, परनीसियस एनीमिया है, कमी से हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, फॉलिक एसिड को बनाता कौन है, फॉलिक एसिड को कौन बनाता है, मैच्योर कौन करता है, चलो अच्छा आगे चलो। हाँ ये सवाल हो गया बेटा, आंसर क्या आएगा, आंसर अपने पास क्या आया 89600, ये आ गया किसका मास, यही है आपका हीमोग्लोबिन का मास। अच्छा, ये सबका मास मींस मास ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन है जो बोल रहा है, शांत रहो बेटा, एकदम शांत। चलो अच्छा हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा एक लिखो, अब एक अगली हेडिंग डालो, लिखो तीसरी हेडिंग डालो। तीसरी हेडिंग तो चल रही है, नहीं तीसरी नहीं चौथी होगी, कौन सी हेडिंग चल रही, जो भी चल रही हो लिखो। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, लिखो बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। अच्छा, एक होती है डेंसिटी और एक होती वेपर डेंसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, वैभव बताओ बेटा। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में क्या अंतर है, तुम बताओ। अच्छा बेटा नहीं मालूम, बताओ, बताओ बेटा, तुमसे पूछा ये, इसको यहां भेजो, इधर आओ, इधर आओ, यहां यहां आओ, यहां, नहीं वहां नहीं, वहां नहीं, ना ना, चलो उसको वहां वहां भगाओ तुम, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा क्या होता है ना कि, क्या हम बताएं, नहीं नहीं इधर बैठोगे, इधर आओ, रहने ना दो। हाँ लिखो, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। हाँ डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में आप डिफरेंस बताओ।
देखो डेंसिटी किसी पर्टिकुलर गैस की हो सकती है ना, लेकिन वेपर डेंसिटी हमेशा रेशियो होता है। जब किसी पर्टिकुलर गैस के डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दोगे तो अब ये डेंसिटी कहलाएगी वेपर डेंसिटी, है ना। चलो लिखो इसको देसी भाषा में। वेपर डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क समझ में आया। जैसे हमने कहा कोई पर्टिकुलर गैस है या कोई भी चीज है तो डेंसिटी हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज की होती है, लेकिन वेपर डेंसिटी हमेशा डेंसिटी का रेशियो होता है। समझ में आ गया। तो वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी। अच्छा रेशियो में डिवाइड किससे होगा, हमेशा किसके, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखो बेटा, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहां क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ गैस अपान डेंसिटी ऑफ H2 गैस। इनको डेंसिटी डेंसिटी लिख लेना, ठीक है, लिख लो बेटा। जब किसी गैस की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे तो अब इसका नाम डेंसिटी नहीं है, अब इसका नाम वेपर डेंसिटी है। क्लियर है, लिख लो। तो चलो अपनी भाषा में सारे बच्चे लिखो इसको, जैसा समझा है वही भाषा आप लिखें। क्या लिखेंगे, जब किसी पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देते हैं तो इसी का नाम हो जाता है वेपर डेंसिटी। लिखो अपनी अपनी भाषा में लिखो, जो समझ में आ जाए करे उसको अपने मन से लिख लिया करो बेटा। लिख लिया तुमने, ठीक। अच्छा बताओ वेपर डेंसिटी का यूनिट कौन बताएगा, हाँ तो नीचे लिखो, वेरी गुड, नीचे लिखो रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता। क्लियर है, लेकिन सेम चीजों का रेशियो हो, पता लगे कि रेशियो चार्ज बाई मास निकाल रहे हैं तो वो कहां कटेगा, चार्ज अलग होगा मास अलग होगा, रेशियो सेम चीज का हो तो उसका यूनिट नहीं होगा। तो लिखो आगे, लिखो कॉमा करके लिखो या स्टार लगा के लिखो, नो यूनिट, लिखो नो यूनिट, ठीक है। उसी के नीचे लिखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई, लिखो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, और इसके आगे लिख लो ओनली फॉर गैस। इसका एप्लीकेशन कहां करोगे, ओनली फॉर गैस। नीचे लिखो द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी, नीचे लिखो बेटा, द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैस आर सेम एज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां क्या लिखोगे, अच्छा यहां लिखना वेपर डेंसिटी 1 अपान वेपर डेंसिटी 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 1 अपान मॉलिक्यूलर वेट 2। अच्छा यहां से आपको नहीं लग रहा है ये दोनों कैसे हैं, है ना, तो ये रेशियो हम बना सकते हैं। चलो आगे लिखो, तुम बतियाने के चक्कर में थे क्या किसी से, हैं? अच्छा एक बात बताओ, वेपर, अच्छा इतना वेपर डेंसिटी पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, वेपर डेंसिटी से हम क्या समझे, जानते हो कि कोई भी गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी भारी है, इसी का तो नाम वेपर डेंसिटी होता है। अरे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, H2 के, तो H2 के रिस्पेक्ट में दूसरी गैस कितनी भारी है, इसी का नाम क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो नीचे एक लाइन लिखो देसी भाषा में, लिखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, नीचे लिखो वेपर डेंसिटी हमें यह बताती है, वेरी गुड, लिखो वेपर डेंसिटी हमें यह बताती है कि कोई गैस या कोई भी गैस,
कोई भी गैस H2 के रिस्पेक्ट में कितनी भारी है। वेपर डेंसिटी हमें यह बताती है कि कोई भी गैस H2 के रिस्पेक्ट में, कोई भी गैस के बाद कॉमा जरूर लगा देना, नहीं घर पे जाके अपने मन से पढ़ते हो। कोई भी गैस H2 के रिस्पेक्ट में कितनी भारी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। क्लियर है। चलो अच्छा एक सवाल लिखो। अच्छा एक और हेडिंग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नई हेडिंग लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया, अब एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आपको बताने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, ठीक है। तो लिखो एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू, लिखो एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, अच्छा ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताओ, बता बेटा। एप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अच्छा ये स्पेसिफिक हीट कौन वाली है, आप नहीं पढ़े हो ये, Q इक्वल टू MS या MC। हाँ S से आप कर रहे हो तो यहां S लिख लो, है ना। ये वाला फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, MS डेल्टा थीटा या डेल्टा T, ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, डेल्टा T, ऐसे कर लो। अच्छा अब S इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, Q अपान बताओ M इंटू डेल्टा T। क्लियर है। अच्छा Q क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी को किस में नापोगे, चाहे कैलोरी में नाप लो, है ना, जूल में नाप लो, जिसमें मन करे। मान लो आपने इसको जूल में नाप लिया, अपान इसको किस में नाप लिया, मान लो केजी में नाप लो, ग्राम में नाप लो, ये तो खुद का अपना यूनिट है। वैसे सारे कैलकुलेशन इसके ग्राम में किए जाते हैं, और यहां ऊपर यूनिट को हम किस में लेते हैं, सबसे पहले कैलोरी में, फिर इसको किस में रख लो, ग्राम में, और ये क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। और मान लो तुमने केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है ना, तो क्या रखेंगे वहां पे, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे आप केल्विन रख लो। क्लियर है। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला मालूम पड़ा। अच्छा बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अच्छा ये वाला फार्मूला कब लगाते हो, Q इक्वल टू MS डेल्टा T, जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो। और Q इक्वल टू ML कब लगाते हो, जब फेज में डिफरेंस हो, स्टेट क्या हो, चेंज हो, फेज क्या हो, चेंज हो, है ना। अच्छा फेज हम कितनी जानते हैं, बस 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो 0 डिग्री का पानी भी होता है और 0 डिग्री का बर्फ भी होता है। बर्फ सॉलिड है और लिक्विड तो लिक्विड है ना। अब देखो यहां क्या, टेम्परेचर सेम है, फेज अलग अलग है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब देखो फेज अलग अलग है ना, अब यही तो समझ के ये दोनों फार्मूले बने, बस यही खेला है। टेम्परेचर डिफरेंस हो, अलग अलग टेम्परेचर हो तो ये फार्मूला उठा पटक दो, फेज का डिफरेंस हो तो Q इक्वल टू ML लगा दो, बस 2 ही फार्मूले, तीसरा कोई फार्मूला नहीं। क्लियर है। तो नीचे लिखो बेटा, फार्मूला सबको आ गया। चलो अच्छा स्पेसिफिक हीट को हमें और कोई अच्छा फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन करके बताए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा मान लो कोई ऐसा लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, सीधी बात बताओ,
फर्जी बातें नहीं। हाँ, आपकी बात ठीक है। अच्छा बताओ, वाटर और स्टीम में स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा है? अगली बार लिखो। अच्छा देखो, हमने मॉलिक्यूलर वेट के कितने फार्मूले पढ़ाए, जरा एक साथ पढ़ो, बताओ कितने फार्मूले पढ़ाए, कितने हैं? पढ़ो, सब फार्मूले पढ़ो। अगली क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, अरे उस इसके बाद का चैप्टर फिक्स है, सॉल्यूशन। इसके बाद का चैप्टर फिक्स है, सॉल्यूशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? तो आज आज जैसे तुम्हारी क्लास आज ही है, और फिर संडे डायरेक्ट, तो यहाँ के जो हमने पढ़ा है इसको देंगे। सैटरडे है? आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है। ओ माय गॉड, हम समझ रहे थे फ्राइडे है। अच्छा, हमको भी छुट्टी का इंतजार रहता ही होगा, है कि नहीं? हाँ, तो शुक्रवार जैसे आज कल तक जो पढ़ाएंगे, यानी फ्राइडे तक, हाँ सब, और क्या, सब देंगे, सब पूरा। मूल कॉन्सेप्ट के पहले जितना आपको पढ़ाया गया सबसे सवाल बनेंगे, है ना? पीरियोडिक टेबल वेबल सब। पीरियोडिक टेबल में दूसरी क्लास में सवाल हो गए हैं लगभग 40-40, 37। हाँ, 37 सवाल हो गए हैं। आज जो आज वाली क्लास है उसमें भी इनके 50 करवा देंगे, है ना? सब सवाल करवा देंगे। इसके करवाने के बाद आप जैसे अगली क्लास में रिडॉक्स के सवाल हम लगवाएंगे, 50 सवाल लगवाएं, उसके आगे के हम लगाएंगे, तो 2 बार में उसको भी खत्म कर देंगे। क्लियर है? जैसे सारे चैप्टर, अब जैसे उसके सवाल हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन के सवाल, उनको साथ ही साथ करते चलेंगे। और तुमको बताएं, मोल कॉन्सेप्ट के सवाल बहुत सारे तो आप लगा ही चुके हो, उसी बुकलेट से लगवा रहे हैं। बुकलेट कब देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है ना? हाँ, अब देखो, ये सबको मिल गई है? हाँ, तो ठीक है। आज उसी के बाद, आज उसी की हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना? कब आएगा? वेरी गुड, आएगा। चलो अच्छा, एक सवाल लिखो इसी बात पे। अब कुछ सवाल हमको आपको कंबस्शन के लगवाने हैं। एक हेडिंग कंबस्शन की बनती है ना? हमने आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा दिया है, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वल करना बता देंगे, क्लियर है? और उसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मोलेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना? पीपीएम, पीपीबी, ये इतने कंसंट्रेशन टर्म, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, ये सारे टर्म क्या है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। ये 9 टर्म है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। ये वाले जैसे ही हम सोच रहे हैं इनको इस बार उठा के वहीं पढ़ाएं, सॉल्यूशन में ही, या हो सकता है यहीं पढ़ा दें, इसमें कोई खास बात नहीं, चाहे यहां पढ़ लो चाहे आगे पढ़ लो, बात तो सेम ही है ना? तो इसको पढ़ाने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त। हाँ, एक और बचता है इंपेरिकल फार्मूला, वो बच्चों का खेल है ना? बच्चे कुछ नहीं आता है तो वही आता है, नहीं समझ रहे हो? हाँ, इंपेरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। जैसे केमिस्ट्री में 12th के बच्चे को कुछ आए ना आए, लेकिन उसे आयु पैक में नाम लिखना जरूर आता है, क्लियर है? इतना जरूर आता है, और जब पहली बार क्लास में आता है बच्चा और वही चैप्टर मान लो पढ़ रहा होता तो काबिल बनता है ना? और उसके बाद थोड़े दिन बाद शांत हो जाता है।